नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं। ठीक है, विशेषताओं से पहले हम कुछ चर्चा करेंगे कि भारतीय शासन व्यवस्था में जो संघात्मक जो व्यवस्था है, जो संघात्मक ढांचा है, वो कहाँ से ग्रहण किया गया है। प्रारूप समिति जब बनी थी, संविधान सभा बनी थी, संविधान का निर्माण हुआ था, उस समय क्या कनाडा से डायरेक्ट संघात्मक शासन व्यवस्था को लिया था या कहीं से चला आ रहा था। ध्यान दो, 1935 का भारत शासन अधिनियम उस समय हमारे भारत के ऊपर शासित था, चल रहा था, और 1935 के अधिनियम को हमने सेम का सेम, हूबहू की हू क्या है कि तैयार करके हमारे संविधान में जोड़ दिया था। इसलिए हमारा संविधान है वो ब्रिटेन का 1935 का अधिनियम था, जो कानून था, उसका ऋणी कहलाता है। और उसी अधिनियम के अंदर एक भारत के लिए एक परिसंघ व्यवस्था की गई थी, और वही परिसंघ बाद में किस में बदला, परिसंघात्मक शासन व्यवस्था अर्थात यूनियन ऑफ द स्टेट के अंदर बदला था। यह बात इस बुक के अंदर यहाँ पे दे रखी है कि हमने संघात्मक शासन व्यवस्था से कनाडा से लिया। हमने नहीं लिया, हमने तो 1935 का अधिनियम लिया है, और 1935 का अधिनियम कहाँ का देन है, ब्रिटेन की देन है। और ब्रिटेन ने 1935 के अधिनियम जो संघात्मक शासन व्यवस्था डाली वह कनाडा की देन है। इस प्रकार से कनाडा की संघात्मक व्यवस्था ब्रिटेन के 1935 के भारत शासन अधिनियम में आई, और वहां से फिर हमारे देश के अंदर आई है। लेकिन दुनिया के अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था यदि सबसे पहले कहीं पर बनी है सुव्यवस्थित तरीके से, वो है अमेरिका। इसलिए अमेरिका को संघात्मक व्यवस्था का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। विश्व में सबसे बड़ी संघात्मक शासन व्यवस्था ही अमेरिका के अंदर है। और ये जो मैंने आप बात बता रहा हूं आपके को, तो इस किताब के अंदर ये दे रखी है। यहां पर ये देखिए, भारत में परिसंघ रचना के ढंग का अधिमूल्यन करने के लिए हमें भारत शासन अधिनियम 1935 की ओर लौटना होगा। इसमें सर्वप्रथम परिसंघ की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी, और भारत से संबंधित इस संविधान अधिनियम में भारत का परिसंघ, यानी कि इसके अंदर भारत का परिसंघ कहा गया था। भारत का परिसंघ, भारत का परिसंघ शब्द लिखा हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935 के अंदर। आगे बात करते हैं, अभिव्यक्ति का प्रयोग किया गया। हमारे संविधान ने 1935 के इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों के संबंध में प्रारंभ की गई परिसंघ प्रणाली को बनाए रखा। तो हमारे शासन व्यवस्था जब संविधान बना तो इसी व्यवस्था को उसमें जोड़ दिया। आगे बात है कि 1935 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद ने वैसी ही परिसंघ प्रणाली स्थापित की जैसी कनाडा में की गई थी। यानी कि 1935 के अधिनियम में वैसी ही संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की जिस प्रकार के कनाडा में थी। तो कनाडा से ब्रिटेन के संविधान 1935 के भारत शासन अधिनियम में आई, और वहां से हमारे देश के अंदर ये परिसंघात्मक शासन व्यवस्था सामने आती है। यह मैंने आपको बताई है। अब इसके बाद में इस परिसंघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में कहा जाता है, इसका जो संरचना, इसकी प्रकृति को देखने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत क्या है। भारत क्या है? भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। भारत क्या है? भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मेरे पिछले वीडियो के अंदर आप जाकर देख सकते हो। तो यहां पर ये देखो, ये लाइन लिखी हुई है कि उच्चतम न्यायालय ने संप्रेषण किया कि भारत ने अपने लिए ढीली ढाली परिसंघीय संरचना अंगीकृत किया है, क्योंकि यह नाशवान इकाइयों का अविनाशी संघ है। यानी कि नाशवान इकाई क्या है? राज्य जितने भी हैं वो क्या है? नाशवान है। इसलिए कहा गया है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। और जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब यह होता है कि भारत के अंदर जो राज्य है, भारत के राज्यों को भारत की सरकार यानी कि संघ खत्म कर सकती है, उसमें तोड़ मोड़ कर सकती है, एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र को दे सकती है, लेकिन इसको तोड़ सकती है। एक तो यह बात है। दूसरा कि भारत की सरकार किसी राज्य की क्षेत्रीयता और उसकी अखंडता में भी क्या है, कोई कमी या अधिक कर सकती है। तो ये इसके अर्थ निकलते हैं जो मैंने आपको
वीडियो के अंदर बता दिया है। तो ये इस किताब के अंदर दे रखा है, और यही चीज और ये जो किताब, ये और जो चीज बता रहा हूं ये भी इस किताब के अंदर है। देखिए, भारतीय संविधान की शासन व्यवस्था की विशेषताएं हम पढ़ेंगे, उससे पहले हमने चर्चा की है। ग्रेनविल ऑस्टियल ने भारत के संघात्मक व्यवस्था के बारे में क्या कहते हैं कि भारतीय परिसंघवाद को, यानी कि भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था को सहकारी परिसंघवाद कहा था। सहकारी परिसंघवाद का मतलब क्या होता है? तो इसमें देखो, इसमें प्रबल तो केंद्रीय सरकार हो रहेगी, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य सरकार कमजोर होकर केंद्रीय राजनीति के प्रशासनिक अभिकरणी मात्र ही बन जाए। यानी कि प्रबल तो केंद्रीय सरकार रहेगी और राज्य की सरकार भी केंद्र सरकार जैसा कहती है उसके अकॉर्डिंग सामंजस्य बिठाकर अपने को कार्य करना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सरकार, केंद्र सरकार ने जो कहा वो ही काम करे, नहीं। राज्य की सरकार वहां की जनता के लिए कुछ भी योजना चला सकती है, अपने अलग से कोई बजट निर्धारित करके, कर वसूल करके, ये राज्य का काम है। तो राज्य के भारत सरकार के जो द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसके अलावा भी वहां के प्रशासन को चलाने के लिए, वहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य, इनको बढ़िया करने के लिए अपने हिसाब से भी कुछ काम कर सकती है। इसका मतलब सहकारी परिसंघवाद का मतलब यह होता है। तो भारत के संविधान के अंदर भारत का जो संघात्मक शासन व्यवस्था है उसको सहकारी परिसंघवाद की संज्ञा दी है, और ये कहा है किसने? ग्रेनविल ऑस्टियल ने। देखिए, इसका मतलब शॉर्ट में मैं ये बताऊं कि जो भारत की सरकार और राज्यों की जो सरकार है, राज्यों की सरकार आपस में तालमेल बैठाकर सामंजस्य करके जो कार्य करती है उसी को हम सहकारी परिसंघवाद कहते हैं। आगे केसी वैहर ने भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था को क्या कहा था? अर्ध संघीय शासन व्यवस्था, अर्थात क्योसी फेडरल माना था। इनका मानना था कि भारत के अंदर एकात्मक और संघात्मक दोनों प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है, इसलिए उसने अर्ध संघीय व्यवस्था कहा था। यानी कि भारत की शासन व्यवस्था की प्रकृति को अर्ध संघीय कहा था। किसने? केसी वैहर ने। केसी वैहर ने एक बुक भी लिखी थी, उस बुक का नाम था मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन। मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन ये बुक लिखी थी। इस बुक के अंदर उन्होंने भारत की शासन व्यवस्था को अर्धसंघात्मक शासन व्यवस्था कहा था। अब देखिए, इसी के संबंध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था जब संविधान का निर्माण हो रहा था? उस स्थिति के अंदर उस समय कहा था कि हमारा संविधान समय एवं परिस्थितियों के अनुसार एकात्मक और संघीय दोनों प्रकार का होता है। यानी कि समय और परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हमारा संविधान क्या हो सकता है? एकात्मक हो सकता है, संघात्मक हो सकता है। यह बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कही थी, और इसी के कारण यह अर्धसंघीय व्यवस्था है। और अर्धसंघीय शब्द का प्रयोग हमारे संविधान के संदर्भ में कहने वाला कौन था? केसी वैहर था। यानी कि डॉक्टर अंबेडकर जी की बातों को इस पंक्ति को समझकर कहीं ना कहीं केसी वैहर ने भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था को अर्धसंघीय शासन व्यवस्था कहा होगा। तो यह भारत का परिसंघवाद है, भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था है। ग्रेनविल ऑस्टियल ने बुक लिखी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी के अंदर ग्रेनविल ऑस्टियल ने भारत के संघात्मक शासन व्यवस्था को सहकारी परिसंघवाद कहा था। सहकारी परिसंघवाद कहा था किसने? ग्रेनविल ऑस्टियल। इसका मतलब मैंने आपको बताया कि भारत की सरकार, राज्यों की सरकार आपस में सामंजस्य बिठाकर कार्य करना, यह होता है सहकारी संघवाद। और सहकारी संघवाद जो है वो आज की देन नहीं है। जब संविधान निर्माण हुआ था उसी समय से भारत के संविधान में सहकारी परिसंघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया था। लेकिन इसको स्पष्ट रूप से कहने वाला ग्रेनविल ऑस्टियल हमारे सामने आता है कि भारत की शासन व्यवस्था को सहकारी संघात्मक शासन व्यवस्था है या सहकारी परिसंघवाद व्यवस्था है। एक विवाद हुआ था एसआर बॉम्बई बनाम भारत संघ 1994 के अंदर। इस विवाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार यह कहा था कि भारत का संघात्मक शासन व्यवस्था संविधान के मूल ढांचे का भाग है। यानी कि भारत का संघात्मक शासन व्यवस्था संविधान का मूल ढांचे का भाग है। हालांकि मूल ढांचा जो शब्द है वो केशवानंद विवाद में आया था। केसी वैहर ने
अर्धसंघीय व्यवस्था कहा था। अर्धसंघीय व्यवस्था कहा था। और ध्यान दो, सतपाल बनाम पंजाब राज्य और अन्य, ये 1969 में एक विवाद हुआ था। इसमें यह कहा गया था कि भारतीय संविधान को संविधान संघीय या एकात्मक की तुलना में क्या है, अर्धसंघीय माना था। तो ये जो सतपाल बनाम पंजाब राज्य व अन्य 1969 वाला विवाद है, इसके अंदर भारतीय शासन व्यवस्था को यानी भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था को अर्धसंघीय माना था। और ध्यान दो, केसी वेहर ने भी अर्धसंघीय शासन व्यवस्था कहा था। लेकिन भारतीय शासन व्यवस्था में संघात्मक शासन व्यवस्था को मूल ढांचे के अंदर मानने वाला जो विवाद था वो था एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ था। हम बात करें अब भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं, ठीक है, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म की बात करें तो इसमें सबसे पहले बात देखते हैं कि लिखित संविधान होना चाहिए। संघात्मक शासन व्यवस्था की पहली जो विशेषता है वह है लिखित संविधान, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है अमेरिका। तो भारतीय संविधान भी लिखित संविधान है। और अलिखित संविधान देखा जाए तो ब्रिटेन का है। संविधान की सर्वोच्चता, दोहरी शासन व्यवस्था। दोहरी शासन व्यवस्था है, एक राज्य की सरकार होती है, एक केंद्र की सरकार होती है, आप समझ गए होंगे। शक्तियों का विभाजन, यहां पर भारत के अंदर क्या है कि शक्तियों का विभाजन है। यहां पर क्या है कि संघ सूची बनाई गई है, राज्य सूची बनाई गई है और समवर्ती सूची बनाई गई है। अब उसमें अलग अलग विषय है, ये विषय मैं आपको बाद अगली क्लास में बताऊंगा, विषय भी बताऊंगा और कुल कितने हैं वो भी बताऊंगा। स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायपालिका, तो ये 5 तो मुख्य है। देखिए, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, दोहरी शासन व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय, ये 5 तो मुख्य है। इसके अलावा भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था में कुछ गौणीय संघात्मक शासन व्यवस्था में कुछ गौणीय संघात्मक विशेषताएं भी पाई जाती है, जैसे कि राज्यों का इकाइयों के रूप में केंद्रीय व्यवस्थापिका के रूप में प्रतिनिधित्व करना, राज्यों द्वारा संशोधन प्रक्रिया में भाग लेती है, क्योंकि कुछ ऐसी संशोधन करना पड़ता है संघात्मक शासन व्यवस्था के अंदर के मूल ढांचे के अंदर, जहां पर आधे राज्य यानी कि 16 राज्यों की स्वीकृति चाहिए। संविधान की कठोरता, ये भी इसी की विशेषता है। राष्ट्रीय एकता व क्षेत्रीय स्वायत्तता में सामंजस्य लेना। साथियों, वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में लिखो और पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेवें।